हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। तो आज प्राचीन इतिहास का ये आखिरी क्लास है। मध्यकालीन इतिहास के पहले का क्लास, जिसको कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी आप बोल सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज जानने चल रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इन सब की क्लासेज आप लोगों को मिल चुकी है। आशा करता हूँ कि वहाँ से आप लोगों को कुछ फायदा मिला होगा। और इसके आगे आज हम लोग बात करते हैं सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। इसमें जिसमें आप लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में, सेन वंश के बारे में, फिर कश्मीर के कुछ राजवंश हैं उनके बारे में, और फिर राजपूत राजवंशों के बारे में। तो आइए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश की बात की जाए तो पाल वंश जो है ये 750 ईस्वी में सामने आया। लगभग 750 ईस्वी में ये सामने आया। और पाल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गोपाल माने जाते हैं। एक एक चीज आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। बहुत ही यूजफुल क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है ये। मतलब जितने भी एग्जाम कंटेंट होते हैं उसको देख के मैं एग्जाम को सारे सारे मैट्रिक्स में प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। तो पाल वंश के संस्थापक जो होते हैं वो गोपाल होते हैं। और ये गोपाल जो होते हैं, आपको पता है कि ये गोपाल बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। और इसने ही बिहार में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस विश्वविद्यालय की? तो गोपाल ने ही ओदंतपुरी, उदंतपुरी जिसका वर्तमान नाम बिहार है, और बिहार का प्राचीन नाम ही उदंतपुरी था। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उदंतपुरी पुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो कि बौद्ध धर्म का एक अनुयायी था, गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। इसी ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये इसकी राजधानी क्या थी पाल वंश की? तो पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी वो मुंगेर हुआ करती थी। मुंगेर जो कि बिहार का एक जिला है। तो मुंगेर जो है ये पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी। इसके अलावा बात की जाए कि पाल वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे धर्मपाल, पाल वंश के कुछ शासक हो गए धर्मपाल, देवपाल, ये कुछ प्रमुख शासक में से आते हैं। धर्मपाल, देवपाल, या इसके अलावा नारायण पाल, महीपाल, नारायण पाल, महीपाल, महीपाल, या इसके अलावा नयपाल, ये सब इसके प्रमुख शासक इस वंश के रहे थे, पाल वंश के। ठीक है। तो जो धर्मपाल है, पाल वंश के दूसरे जो शासक थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा शिक्षा का केंद्र था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उसने की थी। और जो दूसरे संस्थापक दूसरे इसके शासक थे धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है। भागलपुर जिले में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो जो बौद्ध धर्म के 4 शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, उनमें से उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो पाल वंश के शासकों के द्वारा की गई थी। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इनकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी, और संस्थापक गोपाल थे। तो इतनी चीजें आप लोग पाल वंश के बारे में जानकारी रखिएगा। और इसके अलावा बात की जाए सेन वंश की, तो सेन वंश लगभग आपका 1070 से 1230 ईस्वी तक चला था। 1070 से 1230 ईस्वी तक। ये एक चीज, एक तरीके से बात की जाए तो ये मध्यकालीन इतिहास के शुरुआती दौर में था ये। और इसकी जो स्थापना की थी वो सामंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। और इसकी राजधानी जो थी वो नदिया लखनौती थी। नदिया लखनौती, नदिया, या इसी को ही क्या बोला था? लखनौती। लखनौती, ये कहाँ पे पड़ता है? बंगाल में। ये सेन वंश कहाँ का था? तो बंगाल का था। तो लखनौती जो था ये बंगाल का एक प्रांत था, नदिया लखनौती। और इसी की राजधानी हुआ करती थी सेन वंश की। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके जो प्रमुख शासक थे इसमें, वो विजय सेन या बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। विजय सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, बल्लाल सेन, और एक बहुत प्रमुख थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, इन्हें बंगाल का अंतिम अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। लक्ष्मण सेन को ही बंगाल का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। ऐसा जो है इतिहास में लिखा गया है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक किसे माना जाता है? लक्ष्मण सेन को, जो कि सेन वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है।
इसके अलावा बात की जाए, हम लोग बात करते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। कश्मीर के राजवंश के बारे में, कश्मीर पे 3 शासकों ने शासन किया था। किसने? तीन वंश के शासकों ने शासन किया था। एक पहला था कारकोट वंश। कश्मीर पे जो है, इन चीजों तीनों के बाद, तीनों शासकों के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उत्पल वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश, तीसरा क्या है? लोहार वंश। लोहार वंश। तो इन 3 वंश ने जो है कश्मीर पे शासन किया था, जो कि कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कल्हड़ एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, जिन्होंने जिनकी रचना है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी से ही कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के राजवंशों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भी आगे आप इसमें पता पाएंगे। तो कारकोट वंश की जो स्थापना की थी वो दुर्लभ वर्धन ने की थी। किसने? इसके जो संस्थापक थे वो दुर्लभ वर्धन। इसको इससे केवल जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, सब में आपके संस्थापक ही पूछते हैं, राजधानियां पूछती हैं। तो कारकोट वंश जो था, इसके संस्थापक कौन थे? दुर्लभ दुर्लभ वर्धन थे। और लगभग 627 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने की थी, 627 ईस्वी में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होन सांग, जो कि इसी के समय जो है कश्मीर की यात्रा किया था। होन सांग, होन सांग ने इसी के समय में जो है कश्मीर की यात्रा की थी। किसके समय में? कारकोट राजवंश के समय जो है हुएनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। इसके बाद बात की जाए उत्पल वंश की, तो उत्पल वंश की जो संस्थापक थे वो अवंती बर्मन थे। अवंती बर्मन उत्पल वंश के संस्थापक थे। और इन्होंने अवंतीपुर नमक नामक नगर की स्थापना की थी। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो अवंती बर्मन ने की थी। जबकि लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना संग्राम राज ने की थी। संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी। और इसी वंश का एक शासक था हर्ष। हर्ष इसी वंश का एक शासक था, जो कि बहुत ही विद्वान था, बहुत ही विद्वान कवि था। और वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन? हर्ष। हर्षवर्धन की बात नहीं हो रही है, ये लोहार वंश के एक शासक हर्ष की बात हो रही है। और जो कल्हड़ थे, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी, वो इसी के दरबार में रहते थे। कल्हड़ जो थे, कल्हड़, जिसने किस किस चीज की रचना की थी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना जिन्होंने की थी, जिसके बारे में पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो इसी कल्हड़ के ही हर्ष के ही दरबार में रहते थे। और जय सिंह जो था, इस लोहार वंश का अंतिम शासक था। जय सिंह एक शासक था, जो कि इस लोहार वंश का अंतिम शासक था। और इसी कल्हड़ की राजतरंगिणी में जो आखिरी शासक का कोई वर्णन मिलता है, तो जय सिंह का ही मिलता है। और जय सिंह की विवरण के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का इतिहास जो है वो समाप्त हो जाता है, जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, दुर्लभ वर्धन, अवंती बर्मन और संग्राम राज, तीनों को जो है आप संस्थापकों को याद रखिएगा, जो आपको एग्जाम में पूछता है। अब इसके अलावा हम लोग बात करने चल रहे हैं राजपूत वंशों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं राजपूत वंश की, राजपूत वंशों की उत्पत्ति की, जिनमें राजपूत वंशों में सबसे अधिक, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश माना जाता है राजपूतों का, वो क्या माना जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये राजपूतों की सबसे प्रसिद्ध जो है वंश था, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश था। तो ये राजपूतों का सबसे प्रसिद्ध वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश। और इसकी जो स्थापना की थी वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और ये इसे बहुत ही महत्वपूर्ण इस वंश के शासक थे। इनके बारे में जानकारी वो ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख से नागभट्ट प्रथम के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और 730 ईस्वी से गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो 730 ईस्वी से 944 ईस्वी तक लगभग ये वंश शासन किया था। 730 ईस्वी से 944 ईस्वी तक। और इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है गुर्जर प्रतिहार वंश की, वो गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मानी जाती है। गुजरात व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। तो इस तरीके से इनकी उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना जाता है वो गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से माना जाता है गुर्जर प्रतिहार राजपूतों की वंश की उत्पत्ति को। अब इसके अलावा बात की जाए तो इसके एक शासक थे वत्सराज। इस वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे वत्सराज, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे।
और इनका जो कि इस वंश के गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वत्सराज। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए? कन्नौज पर अधिकार के लिए। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, तीन शासकों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो अंत में जो है, हालांकि इस युद्ध में जो है, जिसमें जो है वत्सराज ने जो है युद्ध किया था पाल नरेश धर्मपाल के साथ और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ। लेकिन पाल नरेश धर्मपाल थे तो ये जीत गए थे वत्सराज, लेकिन जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे, ध्रुव से परास्त हो गए थे। तो ध्रुव से परास्त होने के बाद इन्होंने क्या किया, जो पाल नरेश धर्मपाल से कुछ राज्य जीता था बस उसी तक के सीमित रह गए थे। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उस युद्ध को भूमिका में निभाए थे और आगे के लिए रास्ता बहुत साफ कर दिए थे। बाद में जो है कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ था, वो प्रतिहार वंशों का ही इसके अगले शासक के रूप में अधिकार हो चुका था। इसके बाद बात की जाए नागभट्ट द्वितीय की। वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय। आप लोगों ने देखा नागभट्ट प्रथम, यहाँ पे होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की बात की जाए तो नागभट्ट द्वितीय का जो ज्यादा बार इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा मिलता है कि राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय जो थे, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने जो है इनको युद्ध में परास्त किया था। किस युद्ध में? उसी त्रिपक्षीय संघर्ष में जो आगे चलता रहा, कई सालों तक चलता रहा। उसमें राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त किया था, जबकि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को परास्त किया था। और इसके बाद बात की जाए मिहिर भोज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वंश के। मिहिर भोज, मिहिर भोज एक बहुत ही प्रतापी व शक्तिशाली शासक थे इस वंश के। और जबकि बात की जाए तो राजा भोज प्रथम के नाम से ही इनको जाना जाता था। राजा भोज प्रथम, राजा भोज प्रथम के नाम से भी इनको जाना जाता था। राजा भोज प्रथम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और यही मिहिर भोज थे जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में कन्नौज लगभग 100 वर्षों तक जो है प्रतिहारों की राजधानी रही थी कन्नौज। इसके बारे में बात की जाए अगर इसके बाद, तो कुछ राजा थे जैसे तो महेंद्रपाल और महीपाल, कुछ और राजा थे जिन्होंने इस वंश में शासन किया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गहड़वाल या राठौर राजवंश की। गहड़वाल या राठौर राजवंश, गहड़वाल या राठौर राजवंश, राठौर राजवंश, जिसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव इस गहड़वाल या राठौर राजवंश के संस्थापक थे। और ये 1080 से 1100 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। मतलब कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों के बाद जो वंश सामने आया वो कौन था? गहड़वाल या राठौर राजवंश। और इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके इस वंश की क्या की? स्थापना की। किसने? चंद्रदेव ने। और इसके जो शासक होते थे गहड़वाल राठौर राजवंश के, वो क्या कहलाते थे? काशी नरेश। इनके शासकों को काशी नरेश कहा जाता था, क्योंकि इनकी राजधानी जो हुआ करती थी वो काशी हुआ करती थी। काशी या वाराणसी इनकी राजधानी हुआ करती थी, काशी या वाराणसी। और इसके बारे में बात की जाए गोविंद चंद्र, इसके जो एक महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन थे? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। और कृतकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु, कृत्यकल्पत्रु ये एक रचना थी जिसके रचनाकार कौन थे? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो कि कृत्यकल्पत्रु की रचना किए थे, वो गोविंद चंद्र के ही दरबार में रहते थे। जो कि इन्हीं का क्या था? मंत्री था। ये कभी कभी पूछता है। जबकि विजय चंद्र और जयचंद्र, विजय चंद्र इसके अन्य शासक थे इस वंश के, विजय चंद्र और जयचंद्र। जयचंद्र, जयचंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जयचंद्र, राजा जयचंद्र जो कि गहड़वाल या राठौर राजवंश से रिलेटेड थे। और इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं की पुत्री को, राजा जयचंद्र की पुत्री को ही पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से उठा लिया था, भगा कर लेके चले गए थे। संयोगिता जिनका नाम था, और उनकी पुत्री का अपहरण कर लिए थे। बाद में पृथ्वीराज तृतीय से इनका मतभेद हुआ था। ये मोहम्मद गोरी को ये न्योता दिए कि आप आइए पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान तो मान लीजिए कि उनका उनका विनाश हो ही जाता है। लेकिन बाद में जयचंद्र की विश्वासघात के कारण ही मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। और मोहम्मद गोरी ने
चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद को क्या करता है, मार देता है। तो इस तरीके से विश्वासघात का परिणाम ये हुआ, आपसी फूट का परिणाम ये हुआ कि बाहर से जो आक्रमणकारी आते गए वो एक के बाद एक राजाओं को परास्त करते गए और अधिकार करते गए। तो इस तरीके से गढ़वाल राजवंश यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं चंदेल वंश। मतलब कहा जाता है कि बुंदेलखंड की भूमि पर इसके बाद जो शासन आया वो चंदेल शासकों का आया। चंदेल शासक, चंदेल वंश, चंदेल वंश। इसके जो संस्थापक थे चंदेल वंश के, वो कौन थे, नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। और ये बुंदेलखंड की धरती पर जो है भूमि पर, अगर इसके बाद जितने शासकों ने शासन किया परमार वंश के बाद, किसने किया, चंदेल वंश ने किया। और इनकी राजधानी जो थी वो खजुराहो आ गई थी। प्रथम राजधानी जो थी वो कालिंजर थी, लेकिन बाद में कालिंजर से कहाँ पे आ गई, कालिंजर से खजुराहो इनकी राजधानी स्थानांतरित हो गई थी, कालिंजर से खजुराहो। और कालिंजर से खजुराहो जो राजधानी स्थानांतरित हुई थी, किसने किया था, तो वो चंदेल शासक के एक बहुत ही प्रतापी शासक थे, राजा धंग। तो राजा धंग द्वारा ये इनकी राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित किया गया, कालिंजर से खजुराहो राजा धंग द्वारा इनकी राजधानी को स्थानांतरित किया गया। इसके बाद यशोवर्मन, एक नाम आता है इस वंश में, यशोवर्मन, जो कि चंदेल वंश के बहुत ही पराक्रमी या प्रतापी शासक थे, यशोवर्मन। और इसके बाद उन्होंने धंग, बात की जाए धंग की, तो धंग ने ही, राजा धंग ने ही जो है जिन्ननाथ या विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ या वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस राजा धंग ने ही खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर। सबसे खजुराहो का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है। और इसका निर्माण राजा धंग के द्वारा ही करवाया गया था। मैंने आप लोगों को पीछे जो क्लास पढ़ाया हुआ था स्थापत्य कला, उसके प्राचीन इतिहास में, उसमें ये लोग चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। इसके बाद बात की जाए तो विद्याधर की, इस वंश के जो बहुत ही प्रतापी शासक थे, वो सबसे प्रतापी शासक अगर इस वंश का कोई था तो वो विद्याधर थे। विद्याधर इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। मतलब कहा जाता है कि चंदेल वंश के शासकों में सबसे प्रतापी शासक विद्याधर थे। और प्रतिहार शासक, एक शासक थे प्रतिहार शासक। प्रतिहार शासक राज्यपाल कहा जाता है कि प्रतिहार शासक राज्यपाल की इन्होंने हत्या कर दी थी। इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि जब महमूद गजनवी इनके राज्य पर आक्रमण किया कन्नौज पर, तो इस प्रतिहार वंश का जो राज्यपाल था उसने बिना लड़े हुए, बिना किसी लड़ाई के ही महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके लिए जो है विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की क्या कर दी, हत्या कर दी थी विद्याधर ने। और महमूद गजनवी का कोई अगर खुलकर सामना किया था, उस वंश में खुलकर विरोध किया था, तो वो विद्याधर ही थे जो महमूद गजनवी का खुलकर विरोध किए थे। इसके बाद बात की जाए इस वंश के सबसे अंतिम शासक के बारे में, तो परमर्द देव की बात आती है। परमर्द देव, इनकी बात की जाए तो ये इस वंश के अंतिम शासक थे। और मतलब इसने जो है 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वाधीनता क्या की थी, स्वीकार कर ली थी परमर्द देव ने, जो कि चंदेल वंश का अंतिम शासक था। और इसकी स्वाधीनता स्वीकार करने के कारण इसका जो मंत्री था अजय देव, अजय देव इसका मंत्री था, इसने भी जो क्या किया, इसकी हत्या कर दी। कि मतलब इसने बिना लड़े बिना कुछ किए ही क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, इस कारण अजय देव ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो इसके बाद जो वंश आता है, हम लोग बात करते हैं सोलंकी वंश के बारे में। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलंकी वंश के बारे में। चौहान वंश, दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश, चौहान वंश, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। जिसे कि दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश के बारे में भी इनको जाना जाता है, दिल्ली तथा अजमेर के चौहान वंश। इसके जो संस्थापक थे चौहान वंश के, वो किसे माना जाता है, वासुदेव को माना जाता है। तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव माने जाते हैं। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्र थी। क्या थी, अहिछत्र। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्र थी। लेकिन बाद में चौहान वंश के शासकों ने अजमेर को जो है अपनी राजधानी बनाया। अजय देव एक राजा थे, अजय राज द्वितीय, अजय राज द्वितीय एक राजा थे जिन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, अजमेर को किसने बनाया था, अजय राज द्वितीय ने। अजय राज द्वितीय ने अहिछत्र के बाद अजमेर को अपनी राजधानी बनाया चौहान वंश के शासकों में। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अरोड़ोराज एक राजा थे, इसमें एक शासक थे अरोड़ोराज। अरोड़ोराज, जिनके जिनके पुत्र कौन थे, अरोड़ोराज के पुत्र थे विग्रहराज चतुर्थ, या उन्हीं को बीसल देव के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ,
जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। बीसल देव एक बहुत ही पराक्रमी व बहादुर शासक थे इस वंश के, चौहान वंश के एक बहुत ही बहादुर व या कहा जाए सबसे शक्तिशाली शासक इस साम्राज्य का कोई था, इस वंश का कोई था, चौहान वंश का, तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, इन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं यही थे, ठीक है। और बोला जाए तो हरिकेल एक संस्कृत नाटक था। हरिकेल, हरिकेल एक संस्कृत नाटक है, हरिकेल। इसकी रचना जो है विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की है। हरकेल की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं की है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया हुआ है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो बना हुआ है, वहां पे पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया एक विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा की निर्माण, मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो वो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया गया है, वहां पर पहले क्या था, तो एक विद्यालय था। और विद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था विद्यालय, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया हुआ था। तो इसके बाद बात की जाए कि इसके कुछ और शासक थे, जैसे अपर गांगे पृथ्वीराज द्वितीय, अपर गांगे, अपर गांगे पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय, अभी द्वितीय की बात हो रही है। अभी लास्ट में आएगा पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जो हम लोग जयचंद से जिनका विवाद हुआ था उनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो तथा सोमेश्वर, सोमेश्वर, इनके बाद कुछ ऐसे शासक हुए जिसने कुछ समय तक इस चौहान वंश में शासन किए, मतलब एकदम आखिरी तक नहीं, लेकिन कुछ समय तक मतलब इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर ने क्या किया, शासन किया। इसके बाद आता है पृथ्वीराज तृतीय, जो कि सोमेश्वर का क्या था, पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय किसका पुत्र था, सोमेश्वर का ही पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने कि राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को क्या कर लिया था, स्वयंवर से ही उनका अपहरण कर लिया था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो था इस वंश का अंतिम शासक था। और चंद्रबरदाई इसका राज कवि था। चंद्रबरदाई इसका राज कवि था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई। और इसने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने ही की थी, जो कि किसका राज दरबारी था, पृथ्वीराज तृतीय का ही दरबारी था। और इसी पृथ्वीराज तृतीय ने 2 युद्ध इसने इसका हुआ था, एक तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का 2 युद्ध इसमें हुआ था, इसमें प्रथम था एक, और एक तृतीय युद्ध था। और दोनों युद्ध किसके साथ हुआ था, तो मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था, मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 में। और दूसरा जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया और उसे एक बंदी भी बना लिया, लेकिन उसके ऊपर दया करके उसको छोड़ देता है। लेकिन दया करके छोड़ना ही सबसे बड़ी गलती होती है पृथ्वीराज तृतीय की, पृथ्वीराज चौहान की। और बाद में मोहम्मद गोरी ने क्या किया, 1192 में ही तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज तृतीय को परास्त करके उसका वध कर देता है, उसकी हत्या कर देता है पृथ्वीराज चौहान की। तो इस तरीके से प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजय हो जाता है, जो कि इस चौहान वंश की जो है यहीं पे क्या हो जाती है, एक तरीके से कहा जाए तो चौहान वंश का यहीं पे खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परमार वंश की। किस वंश की, परमार वंश की, जो कि राजपूतों की ही एक और वंश की बात मिलती है, परमार वंश। परमार वंश की बात की जाए तो इसके जो शासक थे वो उपेंद्र थे, इसके जो संस्थापक थे वो उपेंद्र थे। और इन्हीं को ही कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण राज, यानी उपेंद्र राज या कृष्ण राज इस परमार वंश के संस्थापक थे। और इनकी जो राजधानी होती थी वो धारा नगरी होती थी, राजधानी धारा नगरी। और धारा नगरी कहाँ पे पड़ता है, धारा नगरी आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीके से जो परमार वंश के संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे या कृष्ण राज थे। और इनकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। और इस वंश का जो राजा भोज, एक राजा भोज के नाम से आप लोग जानते होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज जो थे वो जो है इस वंश के बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक थे, राजा भोज। और इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी, कविराज। ऐसा कहा जाता था कि इतने विद्वान थे, इनके दरबार में लगभग 500 विद्वान कवि रहते थे। राजा भोज के दरबार में ये मतलब ये शक्तिशाली शासक के साथ साथ बहुत ही विद्वान भी थे। और इनके दरबार में लगभग 500 विद्वान रहते थे। और इन्होंने कई सारी ग्रंथों की रचना की है। और इन्होंने ही भोजपुर नामक नगर की स्थापना की है, राजा भोज ने ही भोजपुर नामक नगर की स्थापना की है।
और 500 विद्वान इसके दरबार में रहते थे। चाहे वो सम्रांगण सूत्राधार, एक बहुत ही इनकी फेमस ग्रंथ है सम्रांगण सूत्राधार, ये इनकी रचना है। या सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती सरस्वती कंठाभरण, ये इनकी एक बहुत ही दो बहुत ही रचना है। जबकि इसके अलावा भी सिद्धांत संग्रह हो गया, योग सूत्र वृत्ति हो गई, चारु चर्चा हो गया, श्रृंगार मणि हो गई, कल कल कृत्य कल्पत्रु हो गया, कृत्य कल्पत्रु, ये इस तरीके से चारु चर्चा, चारु चर्चा, या इसके अलावा भी मैंने बताया आप लोगों को योग सूत्र वृत्ति, ये सब जो है किस इन्हीं के द्वारा, राजा भोज के द्वारा ही रचित ये रचनाएं हैं। कहा जाता है कि जब राजा भोज की मृत्यु होती है तो उनके दरबार में विद्वानों ने बहुत ज्यादा ही रोया हुआ था। जो 500 विद्वान के दरबार में थे, लोगों ने बहुत बुरी तरीके से शोक मनाया हुआ था। एक तरीके से कहा जाए तो वो लोग कई दिनों तक शोक में डूबे हुए थे, ऐसा इतिहास में वर्णित है राजा भोज के बारे में। तो परमार वंश के बाद हम लोग बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज ही हुए थे। अब परमार वंश के बाद बात की जाए तो चंदेल वंश की बात आती है। किस वंश की? चंदेल वंश की। तो हम लोग चंदेल वंश के भी बारे में बात करने चल रहे हैं। सोलंकी अथवा गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश इन्हीं को बोला जाता है। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी शासक, चालुक्य अथवा सोलंकी शासक, इन्हीं को सोलंकी शासक भी सोलंकी वंश बोला जाता है। और इसकी जो स्थापना की थी, संस्थापक जो थे वो मूलराज प्रथम थे। मूलराज प्रथम इस वंश के अंतिम, मतलब इस वंश के संस्थापक थे, अंतिम नहीं, इस वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो अन्हिलवाड़ हुआ करती थी। अन्हिलवाड़, अन्हिलवाड़ इसकी राजधानी हुआ करती थी सोलंकी वंश की, गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंश की। और 942 से 995 ईस्वी तक मूलराज प्रथम ने शासन किया था। 942 ईस्वी में इन्हें सोलंकी वंश की स्थापना की और 995 ईस्वी तक इसने क्या किया था? शासन किया था मूलराज प्रथम ने। मूलराज प्रथम के बाद इसका पुत्र चामुंड राज शासन करता है। चामुंड राज के बाद उसका पुत्र दुर्लभ राज इस वंश पे शासन करता है। और दुर्लभ राज के बाद उसका भतीजा, दुर्लभ राज का एक भतीजा होता है भीमदेव प्रथम, भीमदेव प्रथम। और भीमदेव नहीं, भीम प्रथम, भीम प्रथम के नाम से ही शासन करता है। और ये बहुत ही प्रतापी शासक था, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो भीम प्रथम था। और गुजरात के जो है, कहा जाता है कि जो गजनवी था उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने ही, मतलब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम ने ही करवाया था। एग्जाम से कई बार क्वेश्चन पूछता है। और भीम प्रथम का ही एक सामंत था, भीम प्रथम का ही एक सामंत था विमल शाह, विमल शाह, जिसने दिलवाड़ा, जो कि राजस्थान में एक मंदिर है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर इसी भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने ही बनवाया था, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। और इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक जो था वो भीम द्वितीय था। ये भीम प्रथम के बारे में आप लोगों ने देखा, इस वंश का जो अंतिम शासक था वो भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय के बारे में कहा जाता है तो इसके जो सामंत थे भीम द्वितीय ने, उसने इसको परास्त करके गुजरात में एक नए वंश लवण प्रसाद, इसके जो सामंत थे वो उनका क्या नाम था? लवण प्रसाद। इसने ही इस वंश को समाप्त करके एक नए वंश की स्थापना की गुजरात में, जिसे क्या कहा गया? बघेल वंश। बघेल वंश की स्थापना लवण प्रसाद ने की थी। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो बघेल वंश का, इसके बाद भी बघेल वंश में बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन जो बघेल वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? कर्णद्वितीय, कर्णद्वितीय बघेल वंश का अंतिम शासक था। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात का यह अंतिम हिंदू शासक था कर्णद्वितीय। गुजरात का कोई अंतिम हिंदू शासक था तो वो कर्णद्वितीय को ही माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का इसने डटकर मुकाबला किया था कर्णद्वितीय ने। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में, कलचुरी चेदी राजवंश, कलचुरी चेदी राजवंश, इसके जो संस्थापक थे कलचुरी चेद राजवंश के, वो कौन था? कोक्कल, कोक्कल इसके संस्थापक थे, नाम भी इसका ऐसा था, कोक्कल। कलचुरी चेद राजवंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। और कोक्कल ये लगभग 845 ईस्वी में इस वंश की स्थापना इसने की थी। और इसकी जो राजधानी थी कोक्कल ने, ये कलचुरी चेद राजवंश की, वो त्रिपुरी थी। इसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। कभी कभी जहाँ से पूछता है कि
कल्चुरी चेद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कोक्कल ने की थी। कितने ईस्वी में? 845 ईस्वी में, 845 ईस्वी में। और इसकी राजधानी क्या थी? वो त्रिपुरी थी। और जबकि इस वंश का एक शासक था गांगेय देव। गांगेय देव। गांगेय देव के बारे में कुछ चीजें पूछता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए इस विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी कल्चुरी चेद राजवंश में? तो गांगेय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य। और इसी इसी ने ही जो है पूर्व मध्यकाल में जो स्वर्ण सिक्के, एक तरीके से कहा जाए स्वर्ण सिक्कों का विलुप्त हो गया था एक तरीके से, तो दोबारा स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन पूर्व मध्यकाल में किया वो गांगेय देव ने ही शुरू किया था। गांगेय देव ने ही स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो कि पूर्व मध्यकाल में विलुप्त हो गया था वो गांगेय देव ने ही शुरू किया था। इसके अलावा बात की जाए कर्णदेव। कर्णदेव जो कि इस वंश का, कल्चुरी चेद राजवंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था। और इसी ने ही कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर किस शासक ने, कलिंग राजवंश के शासक ने प्राप्त की थी? तो कर्णदेव ने। कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की थी। और इसने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपरांत एक उपाधि इसने धारण की थी, त्रिक त्रिकलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति धिपति की उपाधि इसने धारण की थी कर्णदेव ने। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? कर्णदेव ने। बाद में इस वंश को चंदेल शासकों ने अपने वंश में मिला लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सबसे आखिरी वंश के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश। इस वंश के संस्थापक के बारे में कोई बात इतिहास में मिलती नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राणा हम्मीर जो थे, राणा हम्मीर इस वंश के सबसे पहले शासक थे। राणा हम्मीर ये गुहिल उपवंश की एक शाखा मानी जाती है। गुहिल उपवंश, गुहिल वंश की एक शाखा मानी जाती है। गुहिल वंश की एक शाखा मानी जाती है सिसोदिया वंश। गुहिल वंश जो कि एक सिसोदिया वंश का ही एक शाखा माना जाता है। और इस वंश के शासक अपने आप को क्या कहते थे? सूर्यवंशी राजपूत अपने आप को बुलाते थे। सूर्यवंशी राजपूत अपने आप को कौन बुलाते थे? तो सिसोदिया वंश के शासक। और ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के शासक जो थे वो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ पर। कहाँ पे? मेवाड़ पर शासन करते थे। और तथा मेवाड़ों की राजधानी क्या होती थी? चित्तौड़। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। चित्तौड़ जो कि कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए तथा राणा कुंभा हो गए, वो सब इसी वंश से संबंधित थे, सिसोदिया वंश से, जो कि सूर्यवंशी राजपूतों के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों ने पूरी क्लास देखी राजपूत राजवंशों के बारे में। आप यहाँ से कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आशा करता हूँ कि आप लोगों की इसके बाद जो प्राचीन मध्यकालीन इतिहास की क्लासेज आप लोगों को दी जाएगी, जहाँ से महमूद गजनवी से क्लासेस शुरू उठाई जाएंगी। महमूद गजनवी, उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी, फिर अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तरीके से सारी क्लासेज आपको मध्यकालीन इतिहास की बहुत बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। और मध्यकालीन इतिहास से आपको बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए मैपिंग वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलने प्राप्त होंगी। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ये देखे वीडियो, मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मैं आगे आप लोगों को और पढ़ाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।